नमस्कार। आप सभी का पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकार की 7वीं कड़ी में स्वागत है। आज के लेक्चरर के स्वागत से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपना माइक म्यूट रखें और लेक्चरर के बोले जाने पर ही माइक ऑन करके जवाब दें। लेक्चरर से निवेदन है कि आप अपना सेशन 9:35 तक वाइंड अप करने की कोशिश करें ताकि आखिर के 10 मिनट आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए मिले। और आज के हमारे लेक्चरर है डॉक्टर गायत्री आहूजा। आप एक अनुभवी विशेष शिक्षिका है। आप वर्तमान में भारत के प्रतिष्ठित श्रवण बाधित संस्था AYJ NISHD मुंबई में काम कर रही है। आपने स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन में PhD की है तथा मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट एजुकेशन लिंग्विस्टिक और अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में PG डिप्लोमा किया है। आप विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एमएड स्पेशल एजुकेशन इन HI की गाइड है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ समिति और भारत में विभिन्न संस्था के लिए प्रशिक्षण और गाइड लेखन के लिए संकाय के पद पर भी है। आपने साइकोलॉजी और काउंसलिंग के क्षेत्र में कई शोध प्रकाशन किए हैं। आपने हाल ही में गैलगेट विश्वविद्यालय वॉशिंगटन के प्रोफेसर वशिष्ठ के साथ विशेष शिक्षकों के लिए एक पाठ्य पुस्तक में सहलेखन किया है। हाल ही में हुए नेशनल कन्वेंशन फॉर स्पेशल एजुकेशन ऑफ डेफ इन फेब 2020 में आपके 3 रिसर्च स्टूडेंट्स को बेस्ट पेपर अवार्ड एज यंग रिसर्चर से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप एक पुस्तक मिलिट्री साइकोलॉजी रिस्पॉन्स टू पोस्ट पेंडेमिक रिकंस्ट्रक्शन के एक अध्याय रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर पेंडेमिक में योगदान दिया है, जिसमें 40 अध्याय हैं जो 18 देशों में 52 मनोवैज्ञानिकों के साथ प्रकाशित हुआ, जो अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया है। वेरी वेरी वेलकम टू मैम। हमारे इस पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you. I'll stop my video and I'll go directly to the presentation. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. Camila, ma'am. को व्यक्त करने चाहिए, जानकारी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक पिता के रूप में आपको लगता है कि बच्चा हर क्षेत्र में विकास करना चाहिए। शिक्षा में बच्चे को नई चीजें सीखनी चाहिए, बच्चे को खेलने देना चाहिए, और माता पिता दोनों को लगता है कि आपके बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए और ये बच्चे का अधिकार है। भावनात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। अब देखते हैं कि अब हमको भारत सरकार से कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और अगर हमें ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो हमें कहाँ अप्रोच करना चाहिए या हमें कहाँ जाना चाहिए। जब मेरा प्रेजेंटेशन चले और आपको कोई सवाल आता है आपके दिमाग में और आपको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या आपके जितने भी सवाल है आप लिख लें और अंत में मुझे वो सवाल पूछें।
सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा। शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें आत्मविश्वास विकसित करने मामले में भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक या विकासात्मक शामिल हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि शिक्षा को लेके हमारे कानून में कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो 2009 का एक्ट है। तो राइट टू एजुकेशन भी कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए लागू किया गया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट अधिनियम, जो 2016 में आया, उसने समावेशी शिक्षा को भी परिभाषित किया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि शिक्षा की एक प्रणाली जिसमें विकलांग छात्रों के साथ और साथ में सीखने की क्षमता होती है और विकलांगों के विभिन्न प्रकार के छात्रों को सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रणाली को उपयुक्त करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सिंपल अर्थों में अगर मैं कहूँ तो सभी को सम्मिलित करना, बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। आप जब भी कोई एडमिशन के लिए रेगुलर स्कूल में जाते हैं या सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, अगर वो स्कूल आपको मना करती है कि हाँ आपका बच्चा स्पेशल बच्चा है और आपका बच्चा सुन नहीं सकता है, हम स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एनी आंसर? एनी आंसर? हेलो? फाइन। अगर कोई आपको स्कूल के लिए मना करता है, रेगुलर स्कूल आपको मना करता है या कोई स्पेशल स्कूल आपको मना करता है, ज़्यादातर स्पेशल स्कूल आपको मना नहीं करते हैं, पर अगर सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल आपको मना करते हैं, तो फर्स्ट थिंग, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार आपका कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता है। यू कैन अप्रोच टू अ डिसेबिलिटी कमिश्नर एज वेल। ओके, ये याद रखिए कि कोई भी स्कूल आपको मना नहीं कर सकती है विथ रिगार्ड टू एजुकेशन। ओके, मूविंग फर्दर, भारतीय कानून शिक्षा के अधिकार की अनुमति देता है, जो विकलांगों सहित सभी नागरिकों के लिए है। संविधान का अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि की सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देशित करता है कि सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी बच्चे को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं खुद अपना ही एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी खुद के स्कूल की सहेली की बेटी जो श्रवण बाधित है, वो 7वीं कक्षा में तक एक सामान्य स्कूल, जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल कहते हैं, उसमें पढ़ती है। उस स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने एक दिन मेरी सहेली को स्कूल में बुलाया और कहा कि आप अपनी बेटी को ना दूसरे स्कूल में डाल दें, यहाँ अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो फेल हो जाएगी। अब वो तनाव में आ गई और उसने मुझे फोन किया
मेरी सहेली के दिमाग में इतने सारे प्रश्न थे कि अब उसकी बेटी को कौन एडमिशन देगा, स्पेशल स्कूल एडमिशन देगा या नॉर्मल स्कूल एडमिशन देगा, कैसे वहाँ पे परिस्थिति होगी, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, नहीं बनेंगे, अब वो क्या करे? फिर मैंने अपनी सहेली को बताया कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आपकी बेटी को स्कूल वाले नहीं निकाल सकते हैं। सामान्य स्कूल वालों को लगता है कि वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। श्रवण बाधित बच्चे या विकलांग बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना ईज़ी नहीं होता है जैसे एक नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी या सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता है। पर फिर भी वो मान नहीं रहे थे। जबकि इट इज़ देयर, आपका राइट है कि स्कूल वाले मना नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने कहा मेरी फ्रेंड को कि आप अपने इस स्कूल से निकाल दें और दूसरे स्कूल में डालें। अब वो लड़की उसी स्कूल में पढ़ रही है करंटली। हमने जाके बातचीत की और हमने कहा कि अभी अगर वो स्कूल दूसरी स्कूल में जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाएगा, और ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन का राइट है, तो आप प्लीज़ इसी स्कूल में उसे कंटिन्यू करने दें। पढ़ाई में वो भले ही पहली या दूसरी नहीं आती है, पर 60% तक उसके आसानी से आ जाते हैं। पर उसकी प्रगति से उसका परिवार खुश है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वो मेरी सहेली की जो बेटी है, जो श्रवण बाधित है, वो जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही है, उसके प्रोग्रेस से उसकी फैमिली खुश है, वही बहुत है। हमने तो ये भी सोचा था कि अगर स्कूल वाले मना कर देंगे तो हम डिसेबिलिटी कमिश्नर तक शिकायत कर देंगे, पर चलो बातचीत करके वो स्कूल वाले मान गए। विकलांग बच्चों के लाभ के लिए उचित परिवहन, वास्तु बाधाएं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को दूर करना और परीक्षा प्रणाली में संशोधनों का पुनर्गठन सुनिश्चित किया है। आप जिस भी स्कूल में जाए या आप जहाँ पे भी जाए, आप बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बाधाएं मुक्त वातावरण के लिए मांग कर सकते हैं। विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, वर्दी और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार है। विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्री वोकेशनल स्किल्स सुचित किया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अपेक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन संस्थान स्थापित किए गए हैं। माता पिता विकलांग बच्चों की नियुक्ति के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त मंच पर जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं जो भी कह रही हूँ कि लाइक 6 से 14 साल तक एजुकेशन फ्री है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो ये सारे तो आपके राइट्स हैं। पर अगर आपको ये सारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किसका दरवाजा खटखटाना है। ओके। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें स्कूल भेजना है तो रेगुलर स्कूल में भेजेंगे कि स्पेशल स्कूल में भेजेंगे कि कौन से स्कूल में भेजें? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार, विशेष स्कूल और पड़ोस स्कूल में प्रवेश का प्रावधान किया करता है। राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम घर आधारित और पड़ोस स्कूल में प्रवेश का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विशेष स्कूल, पड़ोस स्कूल और साथ ही घर आधारित स्कूल के बारे में बात करता है। याद रहे, बच्चों की आवश्यकता आधारित मूल्यांकन जरूरी है। कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन अभिभावक के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए कौन सी स्कूल सही है, रेगुलर स्कूल सही है कि स्पेशल स्कूल सही है। हमारे अलियावर जंग में शैक्षिक मूल्यांकन मुफ्त में होती है और आप सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए सही निर्णय लीजिए। जहाँ तक मुझे मालूम है, इवन श्रुति स्कूल, रुचिराम स्कूल, सीएससीटी स्कूल में भी एजुकेशनल असेसमेंट होता है, मतलब शैक्षिक मूल्यांकन होता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका बच्चा स्पेशल स्कूल में जाएगा या रेगुलर स्कूल में जाएगा। बहुत बार स्कूल्स ये भी कहते हैं कि 50% ऑफ टाइम बच्चा स्पेशल स्कूल में जाएगा और 50% ऑफ टाइम बच्चा रेगुलर स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि किसी के बहकावे में मत आइए।
आप प्रॉपरली एजुकेशनल असेसमेंट कीजिए, प्रॉपर शैक्षिक मूल्यांकन कराइए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल सही है या रेगुलर स्कूल सही है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों को 1 किलोमीटर के नजदीक विद्यालय में कक्षा 8वीं तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। कोई भी बच्चा फीस या किसी भी अन्य शुल्क को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो उसे प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने में रुकावट है। निःशुल्क शिक्षा में स्कूली खर्चों के बोझ को कम करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, स्टेशनरी आइटम्स, विशेष शिक्षक सामग्री, टीचिंग एड्स के प्रावधान भी शामिल है। राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों यानी शिक्षकों को अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के साथ अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 सभी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव, बच्चों के प्रवेश शुल्क, निजी शिक्षण केंद्रों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के कामकाज पर प्रतिबंध लगाता है। कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर आपके बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकती है। आपके बच्चे के ऊपर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है, ये याद रखिए। राइट टू एजुकेशन सुसज्जित करता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हर बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे। ये याद रखिए। कहीं पे भी आपको लगे कि आपके स्कूल या आपके टीचर्स आपके बच्चों की तरफ सही ध्यान नहीं दे रहे हैं या विकास नहीं हो रहा है या कहीं शारीरिक दंड हो रहा है या कोई भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए। ये आई थिंक आपको गौरी मैडम का जो क्लास था ऑडियोग्राम और ऑडियोलॉजी को लेकर, उसमें भी मैडम ने बताया होगा कि प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। कानून के अनुसार विकलांगता की घटना के कारण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान किया जाता है और पहले भी होता था। पर सिर्फ ये है कि अर्ली डिटेक्शन अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी ये इशू है कि अर्ली डिटेक्शन के बाद जो अर्ली इंटरवेंशन होता है उसका गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो इस गैप को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स भारत सरकार उठाती है? विकलांगता को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। इस काम में सहायता के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। जोखिम वाले मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों को वर्ष में एक बार जांचा जाता है। अगर आप अलियावर जंग आते हैं हियरिंग एड असेसमेंट के लिए, तो 6 महीने में आपको फॉलो अप के लिए बुलाया जाता है। सूचना का प्रसार करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू शुरू और प्रायोजित किया जाता है। जैसे अभी ये जो पेरेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम चल रहा है या पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ये भी एक प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम है पेरेंट्स को लेके कि ताकि एडवोकेसी को समझ सके और आप अपने हक को समझ सकें। प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए माँ और बच्चे की देखभाल की जाती है और इसके लिए भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो RPWD एक्ट में लिखा गया है, और उसी के अनुसार बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स या बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या पक्षपात। कानून के अनुसार कोई भी सार्वजनिक इमारत, रेल, डिब्बे, जहाज, हवाई जहाज़ों को ऐसा बनाया जाए जिसमें विकलांग लोग आसानी से पहुंच जाएं। सभी सार्वजनिक स्थान, प्रतीक्षा गृह, प्रसादान में व्हीलचेयर सुगम्य होना चाहिए। ब्रेल और ध्वनि प्रतीकों को सभी लिफ्ट में भी प्रदान किया जाना चाहिए। रैंप प्रदान करना है। सार्वजनिक उपयोगिता के लिए सभी स्थानों को बाधा रहित बनाया जाता है। कभी आपने सांकेतिक भाषा में कोई समाचार देखा है? ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे सांकेतिक भाषा में भी न्यूज़ दिखाया जाता है।
जैसे जी न्यूज़ है, डीडी न्यूज़ है, वो सांकेतिक भाषा में भी समाचार दिखाते हैं। अब वो सांकेतिक भाषा में समाचार क्यों दिखाते हैं? ताकि जो भी सूचनाएँ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो एक श्रवण बाधित व्यक्ति तक पहुँच सके। दैट मीन्स कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक अक्षम सहित विकलांगों सहित से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि जहां आपको लगे कि कोई भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है आपके साथ, तो प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, रिपोर्ट कीजिए। तो लास्ट में मेरा प्रश्न आएगा कि किसको रिपोर्ट करेंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब निदान के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अलियावर जंग संस्था में आप सुनने का मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पे निदान के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। चयन और फिटिंग के श्रवण यंत्र और कान के सांचे दिए जाते हैं। सुनने की अक्षमता का प्रमाण पत्र भी यहाँ पे दिया जाता है। अलग अलग सेंटर्स हैं अलियावर जंग के, जैसे कि नागपुर है, अहमदाबाद है, भोपाल है। वहाँ के समग्र पुनर्वास केंद्रों पर भी आप जा सकते हैं। जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि जे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, थाने हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जाके आप श्रवण प्रशिक्षण या श्रवण परीक्षण की जांच कर सकते हैं। अलग अलग संस्थाएं हैं जहाँ पे आप जांच कर सकते हैं। श्रुति में भी ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट होता है, रुचिराम में ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपका ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट्स होता है, और ये कराना ज़रूरी है, और हर 6 महीने पे फॉलोअप कराना ज़रूरी है। ओके। बहुत बार तो शिविर का भी आयोजन किया जाता है जहाँ पे आप ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट्स कर सकते हैं। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप कहाँ जाएं? आप, जैसे मैंने कहा, आप कोई भी सिविल हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। जे हॉस्पिटल है, आप वहाँ जा सकते हैं, या आप थाने हॉस्पिटल जा सकते हैं, या अलियावर जंग भी आ सकते हैं। अगर आपको अलियावर जंग से विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपको यह प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले वर्तमान वर्ष का ऑडियोग्राम निकालना होगा, और ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटोज लेके ऑडियोलॉजी विभाग में जाना होगा। ऑडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो ए विंग में है हमारे संस्थान में। ओके, इस तरीके से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अभी बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम्स हर चीज़ अपॉइंटमेंट लेके ही आप आ सकते हैं। आप प्लीज़ देखिए, या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आइए, या अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने नहीं आता है, तो ग्राउंड फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप वहाँ पे आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके। अलियावर जंग में मुफ्त में कंप्यूटर कोर्स भी चलाया जाता है, जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। अलियावर जंग में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं, डेस्कटॉप के सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं, बेसिक एनिमेशन के सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। ये सब जो भी कोर्सेज मैं कह रही हूँ, सब राज्य सरकार से मान्यता है, और ये सारे जो कोर्सेज हैं वो फ्री में होते हैं। तो अगर आपको आगे बच्चों का वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करवाना है, तो आप AYJNISHT आ सकते हैं। एडिप स्कीम, आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, और खासकर जिन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट करवाया होगा उनको तो पता ही होगा। एडिप स्कीम, एड्स एंड अप्लायंसेज आर गिवन फ्री एट सब्सिडीज रेट। एड्स और उपकरणों को मुफ्त या सब्सिडी रेट में अनुदान दरों पर दिया जाता है। अगर आपकी इनकम 15,000 पर मंथ है, तो आपको फ्री में उपकरण दिया जाता है। जो भी आपको एड्स जैसे हियरिंग एड हो, तो वो आपको फ्री में दिया जाता है, अगर आपकी इनकम 15,000 है तो पर मंथ। अगर आपकी इनकम 15,000 से लेके 20,000 तक है पर मंथ, तो आपको 50% सब्सिडी रेट में दिया जाता है। अगर आपकी इनकम 20,000 पर मंथ है,
तो आपको कोई भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती है। एडिप स्कीम से आप हियरिंग एड्स लेते हैं या तो आप कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन करवाते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट, अब आप में से ऐसे बहुत सारे अभिभावक होंगे जिन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया होगा, या ऐसे भी होंगे जिनको कराना होगा। तो जिन अभिभावक को कराना है वो ध्यान से सुने। कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए बच्चों की उम्र 1 से लेकर 5 तक की आयु सीमा होनी चाहिए। बच्चों के दोनों कानों में गंभीर से गहन संवेदनात्मक श्रवण हानि होनी चाहिए। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होने चाहिए। बच्चों को और कोई भी अलग से विकलांगता नहीं होनी चाहिए। कोई भी एडिशनल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बच्चों ने कम से कम 3 से 6 महीने तक श्रवण यंत्र का उपयोग किया हो और उसका किसी भी प्रकार से वाचा या सुनने में लाभ ना मिला हो। लाइक अगर बच्चा हियरिंग एड पहनता है और आपको लगता है कि हियरिंग एड से बच्चे का कोई भी उसको सक्सेस नहीं हो रही है, बच्चे का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है भाषा या वाचा में, तो आप कॉक्लियर इम्प्लांट करवा सकते हैं। थेरेपिस्ट द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही 2 साल तक के लिए पुनर्वास सेवाएं दी जाती है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद आपकी जो सर्विसेज है, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी जो दी जाती है, वो 2 साल तक फ्री है। अब 2 साल जो फ्री है, इसका मतलब क्या है? एज ए पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एडिप स्कीम से कॉक्लियर इम्प्लांट करवाते हैं तो हफ्ते में जो थेरेपिस्ट होगा उसे हफ्ते में 3 बार आपकी थेरेपी लेना जरूरी है। मतलब साल में कितनी थेरेपी हो गई? 156 थेरेपी होनी चाहिए। तो जब कोई थेरेपिस्ट आपकी थेरेपी के बच्चे की थेरेपी लेता है तो आपको ये बताना चाहिए कि उसका गोल, आज के दिन का गोल क्या है, बच्चे ने क्या अचीव किया। आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर दिया जाता है, तो उस पर आप ज़रूर साइन करें। साइन करते समय प्लीज़ डेट लिखें। अब मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी एडिप स्कीम की एक हिस्सेदारी हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एडिप स्कीम। तो जब भी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हाँ थेरेपी सही तरीके से नहीं होती है, यहाँ पे सही नहीं देते हैं, सिर्फ 20 मिनट की थेरेपी देते हैं या 10 मिनट की थेरेपी देते हैं और कहते हैं कि अब जाओ कल आना, और ऐसे ही कहते हैं साइन करने के लिए, तो आप ये सब चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब रिपोर्ट आप किसको करोगे? ओके, जो वेबसाइट दी गई है प्रेजेंटेशन में, या तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करें, या तो अगर सर्जरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर अपर्णा नंदुरकर मैडम को आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर सर्जरी करने के बाद थेरेपी रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कतें आती हैं तो रवली माथुर मैडम से आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये 2 लोग हैं जो एडिप कॉक्लियर इम्प्लांट अलिया वर्जन के माध्यम से करवाते हैं। ये 2 नोडल ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप थेरेपी के लिए जाते हैं तो याद रखिए कि साइन करने के बाद डेट लिखें, और आपको ये पता होना चाहिए कि साल में 156 सेशंस आपके लिए फ्री में दिए गए हैं। ओके, यहाँ तक ठीक? आपको कोई प्रश्न है? हेलो, कैन आई कंटिन्यू? ओके, थैंक यू। किसी को प्रश्न है? यस मैम। अगर किसी को प्रश्न है तो अभी पूछे, या तो अंत में जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। Whatever you feel comfortable, that's completely okay. अब स्कॉलरशिप्स, ओके, अगर आपका बच्चा 11वीं या 12वीं में है और उसके स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए आप कहाँ जाएंगे? नज़दीक के जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय जा सकते हैं, या आपके विद्यालय में जो सोशल वर्कर होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, वो आपको मदद कर सकते हैं। पर ध्यान दें कि आपका बच्चा 10वीं में या 12वीं में पिछले परीक्षा में पास हुआ होना चाहिए। इसकी क्राइटेरिया यही है कि जो पिछला एग्जाम आप देते हैं उसमें पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट दी हुई है, आप ऑनलाइन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। प्री मैट्रिक के लिए 20,000 प्रतिवर्ष मिलता है और पोस्ट मैट्रिक के लिए
10th के बाद आपको 17,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है। आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आई अंडरस्टैंड, स्कूल में जाते हैं, पर स्कूल में जाने के बाद आप बच्चों को 10वीं 12वीं कराएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप की जो सुविधा है वो मैं कहाँ से हासिल कर सकता हूँ। स्कॉलरशिप कैन बी फॉर डिग्री कोर्सेज या मास्टर कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के लिए आप स्कॉलरशिप की सुविधाएं उठा सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है, ओके, कितना तक मिलता है। तो यह कुछ छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के प्रति माह के दर से है। हॉस्टलियर्स को कितना मिलता है और नवासी छात्र डे स्कॉलर्स को कितना मिलता है। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं तो हॉस्टलर्स को कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर आप डे स्कॉलर्स की बात करते हैं तो यूजुअली जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है स्कूल से लेके घर तक एंड वापस आना, तो उसके लिए अराउंड 160 रुपीज़ 160 रुपये मिलते हैं। अगेन अलग अलग रेट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, ठीक है। मेडिसिन करना है तो उसके लिए कितना होगा, प्रोफेशनल कोर्सेज करना है तो उसके लिए कितना होगा, ऐसे अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, ओके, जो भारत सरकार ने आपको दी गई हुई है। ये स्लाइड आप बाद में भी देख सकते हैं, आई थिंक आपको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो आपको बाद में देख सकते हैं, ओके। नाउ अब आपके बेटे के लिए जॉब के बारे में भी बात करते हैं। श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए एशिया का सबसे बड़ा समावेशिक प्रशिक्षण केंद्र है वॉइस टाउन हैदराबाद में। अब अराउंड वहाँ पे 100 श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए 4 प्रकार के ट्रेड्स उपलब्ध हैं, ओके। आई एम जस्ट वेट, या सॉरी, अलियावर्जंग संस्था की तरफ से एक बॉयज टाउन ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन के, कारपेंटर के एंड अलग अलग ट्रेड्स हैं जो टोटली फ्री में होता है, ओके। जून में हर साल वहाँ पे एडमिशन दी जाती है, ये हैदराबाद में होता है और उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है 10th पास है। तो आप वहाँ पे भी जाके अपने बच्चों के लिए आगे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10th हो जाता है तो वहाँ पे हैदराबाद में एक सेंटर है जहाँ पे ये सुविधा दी गई है, जहाँ पे बोर्डिंग की भी सुविधा है, ट्रेनिंग कॉस्ट हर चीज़ जो है वो अलियावर्जंग ही करता है और सभी बच्चों को जॉब देने की भी जिम्मेवारी अलियावर्जंग की ही होती है। आई एम सॉरी, मैंने ये चीज़ स्किप की थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिव्यांग के लिए राज्य पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है। जैसे मैंने पहले कहा कि जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं वो आप कहाँ जाके ले सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिला परिषद या असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिस में आप जा सकते हैं। पर इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बच्चे का 40% तक डिसेबिलिटी होना चाहिए और उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। जैसे अभी आप मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप पोस्ट मैट्रिक 10th के बाद की जो सुविधाएं होती हैं उसकी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये डिफ़िकल्ट होता है तो जो आपके स्कूल में सोशल वर्कर जो है वो भी आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है स्कॉलरशिप के लिए। या तो आप सोशल वर्कर को पूछें, या तो आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जा सकते हैं, या तो आप खुद अलियावर्जंग में आ सकते हैं। SCRT करके एक डिपार्टमेंट है, वो आपको स्कॉलरशिप कहाँ से कैसे मिल सकती है वो सारी जानकारी दे सकते हैं। अगेन जब आप पोस्ट मैट्रिक की बात करते हैं तो ये सभी प्रकार के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं पर मंथ के लिए, कि अगर आप डिग्री कोर्स करेंगे तो डे स्कॉलर्स को कितना मिलता है और हॉस्टलर्स को कितना मिलता है, और प्लस अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस करते हैं तो आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, लाइक 820 मिलता है हॉस्टलर्स को, और अगर कोई डे स्कॉलर है तो 530 रुपये मिलते हैं as a scholarship. ओके, गवर्नमेंट जॉब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिले, राइट। सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि
सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार RPWD एक्ट के तहत अलग अलग विकलांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान 100 बिंदु रीति आधारित आरक्षण रोस्टर को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो अभी इसमें दो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 4% रिजर्वेशन है और हर डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए 45 एज लिमिट है। ओके, तो जो रिजर्वेशन है जो रिजर्वेशन दी गई है वो 4% है और 45 एज तक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आयकर छूट, इनकम टैक्स। ओके, जितने भी पेरेंट्स होंगे जो जॉब करते हैं या जितने भी टीचर्स हैं जो जॉब करते हैं उन्हें पता है इनकम टैक्स, हम हर साल इनकम टैक्स जो भरते हैं। तो इनकम टैक्स के कुछ बेनिफिट्स हैं जो एज ए पेरेंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि 40% या 80% विकलांगता के साथ निर्धारित विकलांगता है, वह आयकर अधिनियम के द्वारा ATU के तहत कटौती का दावा कर सकता है। इनकम टैक्स की हम जब बात करते हैं तो इसमें दो बातें हैं और दो बातों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला है प्रोफेशनल टैक्स एग्जाम्पशन। प्रोफेशनल टैक्स एग्जाम्पशन महाराष्ट्र की स्टेट में टोटल एग्जाम्पशन है, मतलब आपको कोई भी प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना है महाराष्ट्र में। इनकम टैक्स रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 80DD, जिनका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से लेकर 79% तक है, उनको 75,000 तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है और जिनका डिसेबिलिटी परसेंटेज 80% से लेके 100% तक है, उनको इनकम टैक्स रिलैक्सेशन 1,25,000 तक है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सब स्पेशल स्कूल्स के पेरेंट्स होंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो 80% एंड अबाव तक के होंगे। सो यू रिमेम्बर कि जब भी आप इनकम टैक्स डिडक्ट करने के लिए जाते हैं तो यू शुड नो कि आपके बच्चे का या आपका या आपके खुद का परसेंटेज कितना है डिसेबिलिटी का, सो दैट यू कैन अवेल द इनकम टैक्स बेनिफिट्स। ओके, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। हम सब छुट्टी में गांव जाते हैं। अब तो कोरोना की वजह से नहीं जा सकते हैं, नहीं तो गर्मी की छुट्टी में छुट्टी हुई नहीं कि चलो गांव। जब भी आप बाहर जाएं ट्रेन से या बस से, याद रखें कि भारत सरकार ने यात्रा में रियायत दी गई है या दी हुई है। इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए और दस्तावेज होना ज़रूरी भी है, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रेलवे रियायत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, सबके जो फोटोकॉपीज हैं वो सही तरीके से आप रखें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी। अगर आप बस से जा रहे हैं तो टिकट का 1/4 होगा और रेलगाड़ी से जा रहे हैं तो 50% तक आपको कंसेशन मिलता है। तो ट्रैवलिंग कंसेशन में अगर आप ट्रेन से जाते हैं, ज़्यादातर हम सब ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 50% तक विथ एस्कॉर्ट, मतलब जो उनके साथ जाता है, लाइक अगर बच्चा है तो उसके साथ माँ जाती है तो वो एस्कॉर्ट है, या तो पापा जाते हैं तो वो एस्कॉर्ट है। ठीक है, तो 50% तक कंसेशन मिलता है। जो सीजनल टिकट्स मिलती हैं उसमें भी 50% कंसेशन है। अगर आप बस से जाते हैं और महाराष्ट्र की जो स्टेट की जो बसेस चलती हैं, आप अगर उससे जाते हैं तो उससे 70% आपको कंसेशन मिलता है और जो उस बच्चे के साथ जाता है उसे 50% कंसेशन मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो ये चीज़ों को ध्यान में रख कर करें। पर जितने भी कंसेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, एग्जाम्शंस है, आपको तब मिलेगी जब आपके पास आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सही तरीके से होगा, तभी आपको सारे कंसेशन और फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं। तो रिमेम्बर, रिन्यू करिए आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आज ही देखना कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लास्ट कब बनाया था। नेक्स्ट, विकलांग सूचना रेखा, डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन, जिसको हम दिल भी कहते हैं। ओके, एक टेलीफोन सूचना लाइन है जो मुख्य रूप से विकलांगों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन DIL के कारण निवारण, निदान, हस्तक्षेप, उपचार, उपकरण, शिक्षा, रोजगार, सेवा कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे सर्विसेज मिल सकती हैं, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, सेंट्रल योजनाएं क्या है, स्टेट योजनाएं क्या है, उन सभी के संबंधी आपको जानकारी यहाँ पर मिल सकती है ना। आप विकलांगता को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब हम सब तो कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि ताकि हमें पता सब कुछ याद रहे, कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कहाँ जाना है, ट्रैवलिंग के लिए कहाँ जाना है, स्कूल में कोई परेशानी हो रही है तो हमें कहाँ जाना है। तो एक सिंपल है कि यहाँ पे आप फ़ोन करके, इट इज़ 24/7, आप यहाँ पे फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी डिसेबिलिटी रिलेटेड हासिल कर सकते हैं। तो ये फ़ोन नंबर प्लीज़ आप नोट करिए। अब जैसे मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई परेशानी है, आपके जितने भी अधिकार हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जाएँगे? और अगर कोई आपके साथ या आपके बच्चे के साथ, विकलांगता के साथ कोई गलत कर रहा है, तो उनका आगे क्या, और सज़ा या दंड के लिए अब क्या प्रावधान किया गया है भारत सरकार ने, ठीक है? अगर कोई भी कानून को नहीं मान रहा है या कानून के दिए गए नियमों को नहीं मानता, तो उस व्यक्ति को पहली बार 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और बाद के जितने भी वो कमिट करेगा, तो उसके लिए 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख तक रुपए के बीच में हो सकता है। मतलब 10,000 से लेके 5 लाख तक का भुगतान दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक दृष्टि के भीतर किसी विकलांग व्यक्ति का अपमान करता है या उसे डराता है, तो नए अधिनियम के तहत यह एक अपराध है। यह कार्यस्थल के भीतर क्रियाओं पर लागू होता है। यह 6 महीने से 5 साल की कैद और जुर्माने के लिए दंडनीय है। तो याद रखिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपके बच्चे के साथ, तो आप डिसेबिलिटी कमिश्नर को बता सकते हैं, और डिसेबिलिटी कमिश्नर फिर जो मैंने कहा 10,000 या 5 लाख तक की जो फाइन है या 6 महीने तक जो सज़ा है, वो करवाते हैं, अगर आपका केस वो ठीक होता है तो। अब मानव अधिकार के नियम अधिकार के अंतर्गत आपके पास 5 प्राइमरी राइट्स हैं। हम सबके 5 फाउंडेशनल राइट्स होते हैं। तो 5 फाउंडेशनल राइट्स या 5 प्राइमरी राइट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिविल राइट, मतलब नागरिक राइट्स या नागरिक अधिकार। दूसरा है राजनीतिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। तीसरा आर्थिक राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। चौथा सामाजिक राइट्स, सोशल राइट्स। पांचवा सांस्कृतिक राइट्स, कल्चरल राइट्स। हम सबके पास एज पर ह्यूमन राइट्स, हम सबके पास ये 5 राइट्स हैं: सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगर आपको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे या किसको कंप्लेन करेंगे? तो या तो आप डिसेबिलिटी कमिश्नर, जो चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर है दिल्ली में, आप वहाँ पे पत्र लिख सकते हैं या वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो, तो महाराष्ट्र के कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो पूना में उनका कार्यालय है, वहाँ पे आप पत्र लिख सकते हो या आप ईमेल लिख सकते हो या आप फ़ोन कॉल कर सकते हो। डिसेबिलिटी कमिश्नर एक्शन लेता ही लेता है। अगर आपको लगता है कि जो भी मैंने 5 राइट्स आपको बोले हैं, सिविल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये जितने भी राइट्स मैंने कहा है, और अगर आपको कोई भी इस राइट से वंचित करता है, तो आप डिसेबिलिटी कमिश्नर को या तो पत्र लिखें या तो ईमेल लिखें या तो फ़ोन करें, वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। ये फ़ोन नंबर प्लीज़ नोट करिएगा। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आप इससे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई भी जानकारी जो राज्य या केंद्र सरकारों के कार्यालयों और विभागों से सार्वजनिक किया जा सकता है। आप किसी भी जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।
आप यह जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। आलिया वर्जन के रिसेप्शन कार्यालय में आपको प्रपत्र या फॉर्म मिलता है, और या तो आप ऑनलाइन ये जो वेबसाइट दी गई है आप उसमें भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि सरकारी एजेंसियों से नागरिकों को त्वरित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना, क्योंकि अधिनियम उन्हें इस तरह के प्रश्न पूछने में सक्षम बनाता है, जैसे जैसे किसी विशेष आवेदन या आधिकारिक कार्यवाही में देरी क्यों होती है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत लेट रिप्लाई दिया जाता है या रिप्लाई ही नहीं देते हैं, तो लेट क्यों दिया गया है या रिप्लाई मुझे क्यों नहीं मिलता है या कोई भी जानकारी मुझे क्यों नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इससे इसे करने से आपको विद इन 1 मंथ 30 डेज के अंदर आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मिल जाती है। मुख्य रूप से अधिनियम का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत प्राप्त करना है। कितनी सही तरीके से हम करप्शन को दूर कर सकें, इसलिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है। ये वेबसाइट है, या तो आप वेबसाइट के द्वारा आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या ऑफलाइन करना है तो अगर हियरिंग डिसेबिलिटी रिलेटेड है तो आलिया वर्जन के रिसेप्शन में आके आप वो फॉर्म भर के आप रजिस्ट्रेशन या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एट AYJNISHT। अभी कोरोना के काल में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो ये जो वेबसाइट दी गई है मैंने, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपका जो लास्ट सेशन हुआ था अमित सर का, तो अमित सर ने बहुत बातें की थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से करें, और जो मैंने सेशन सुना तो उस सेशन में लास्ट में एक पेरेंट ने एक सवाल भी किया था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उस गुस्से का निवारण मैं किस तरीके से करूं। तो अमित सर ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बताई थी कि हम गाना सुन सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस ना रखें, हम खुद को व्यक्त करें और बर्नआउट ना हो, तो उसके लिए अलग-अलग हमें एक्टिविटीज़ बताई थी, राइट? तो अगर आपने वो सेशन सही तरीके से सुना होगा तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ भी बताई थी। अब कोरोना महामारी में, इस कोरोना पैंडेमिक में के समय में यदि आपको कोई भी नुकसानदेह विचार आ रहे हैं, तो कृपया तुरंत मदद लें। इस बारे में बात करें कि समस्या के समाधान के लिए आप क्या करते हैं और आप क्या-क्या कर सकते हैं। यदि आपको निराशा, दिल टूटने, विफलता, तनाव को दूर करने में मदद की ज़रूरत है, तो आप निम्न नंबरों में किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, ओके? और ये मुफ्त है, ये फ्री है और 24/7 है। और आप अपना नाम भी छुपा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपका नाम नहीं बताना है और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो आप नहीं नाम बताएँगे तो भी चलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, निराशा, नुकसानदेह विचारों विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ये 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन, जिसका नाम किरण है, उसकी शुरुआत की है। आप 1800-599-0019 पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड हेल्पलाइन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ जैसे हम साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वैसा ही नहीं। बच्चे अभी घर पे पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि बच्चों को भी पढ़ाना है, घर का काम भी करना है, सब चीज़ को मैनेज करना है, तो कभी-कभी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, और ये आपको ज़रूर कुछ न कुछ तो एक्टिविटीज़ या निवारण हेतु कुछ न कुछ तो आपको ज़रूर इसकी रेमेडीज़ बताएँगे। अब हम सब कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि हमें सब कुछ याद रहेगा कि कितने प्रकार के राइट्स हैं और हमें कहाँ जाना है ट्रैवलिंग कंसेशन के लिए या डिसेबिलिटी के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन-कौन से अलग-अलग कंसेशंस या एग्ज़ाम्पशंस और रिज़र्वेशंस दी गई हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि आप ये 2 नंबर प्लीज़ आपके फ़ोन पे नोट करिए। DIL, दैट इज़ डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन लाइन, जिसको हम दिल भी कहते हैं, 1800 222014,
यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की जानकारी मिल सकती है। स्पेशल स्कूल्स कहाँ कहाँ पे है, रेगुलर स्कूल्स कहाँ कहाँ पे है, हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज कहाँ कहाँ पे होती हैं, प्री वोकेशनल कोर्सेज कहाँ पे होती हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। और अगर आपको कोई भी प्रकार की मानसिक समस्या है तो आप 180059900119 पे संपर्क कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you to all parents. Thank you to Asmita madam and thank you to Pratnya ma'am. अब आप मुझे सवाल कर सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो मैं ही सवाल करना शुरू करती हूँ। पेरेंट्स को अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए मैम से। नो मैम, इतना सब मैम ने समझा दिया है कि कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं रही है। अच्छा, मैं एक सवाल से पूछूंगी जो एज ए टीचर मुझे लगता है कि पेरेंट को पता होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई भी आपको कोई भी अधिकार से वंचित करता है तो आप कहाँ जाएंगे? आपके जो भी हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप लेटर लिख सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आपको 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। या डिसेबिलिटी कमिश्नर, डिसेबिलिटी कमिश्नर, चाहे वो चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर हो, चाहे वो महाराष्ट्र चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर हो, आप उनको फोन कर सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर की जो ऑफिस होती है, इट इज लाइक अ कोर्ट, ओके, जैसे कोर्ट में दो पक्ष लोग बैठते हैं, उसी तरीके से एक कोर्ट होता है जो ऐसे सेमी सर्कुलर में होता है, जहाँ पे दो लोग बैठते हैं और उस समस्या के ऊपर चर्चा की जाती है। और जैसे मैंने कहा कि हाँ, अगर आपने जो कंप्लेन की होगी और वो कंप्लेन सही है, तो जिसके ऊपर आपने कंप्लेन की है उसको 10,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन होता है, ओके। और उसको उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी मांगा जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो हमें पता होनी चाहिए। अगेन, जो कंसेशन फैसिलिटीज़ एग्जाम्पशंस होते हैं सेंट्रल और स्टेट के, वो बार बार चेंज होते जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी होगी तो ये प्रेजेंटेशन मैं प्रज्ञा मैम को भेजूंगी, तो वो आपके ग्रुप में भिजवा देंगी। तो प्लीज़ जो डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन है, जिसको हम दिल भी कहते हैं, उसका फ़ोन नंबर प्लीज़ आपके मोबाइल पे प्लीज़ सेव करके रखना। दूसरा, जो लास्ट अमित सर ने भी जो क्लास लिया था विद रिगार्ड टू स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ स्ट्रेस रिलेटेड, फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड होना मतलब होता है इस कोरोना के पैंडमिक के टाइम पे, ओके। सो प्लीज़ जो किरण का नंबर है आप उधर भी कर सकते हैं। अभी किसी का एक प्रश्न है विथ रिगार्ड टू डिसेबिलिटी। मैडम, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने एरिया वार्ड के हॉस्पिटल से दे रहे हैं ना? हाँ, दे रहे हैं। लाइक थाना हॉस्पिटल, जहाँ तक मुझे मालूम है, 15 दिन पहले तक इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ कोरोना पैंडमिक वार्ड। तो एवाईजे में तो ऑन है, इवन जेजे हॉस्पिटल में अभी ऑन है। आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। 5-5 साल के अंदर प्लीज आप उस चीज को रिन्यू कीजिए, ओके। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स को, जब बच्चा 10वीं कक्षा में जाता है ना, 10वीं कक्षा, बिकॉज ये मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, 10वीं कक्षा में जाता है और उसको फॉर्म नंबर 17 भरना है, वहाँ पे कंसेशंस चाहिए, तो जागरूक हो जाते हैं कि हाँ बाबा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। उतना देर तक मत रुकिए फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट ओनली फॉर कंसेशन, रिजर्वेशंस और एग्जाम्पशंस, वो तो है ही है, बट आपको ये भी पता चलता है कि आपके बच्चे का लॉस स्टैटिक है या प्रोग्रेसिव हो रहा है, ओके। तो उसके लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होना ज़रूरी है, ओके। अब बिकॉज ऑफ पैंडमिक सिचुएशन थोड़ी अलग चल रही हैं, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके ही आना है, या तो आप रजिस्ट्रेशन काउंटर जो एवाईजे है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। No, every 5 years you have to renew, Laksha. Okay, every 5 years you can renew the disability certificate, and I've given जो disability certificate के लिए मैंने आपको वेबसाइट दिया हुआ है, आप उस वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। या एवाईजे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज है विद रिगार्ड टू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। आई कैन सॉर्ट आउट दोज मैसेजेस। या आप प्रज्ञा मैम को भेज सकते हैं, प्रज्ञा मैम मुझे डायरेक्टली पूछ सकती हैं। And can I get this PPT? Yes, ये PPT मेरे लिए नहीं है, आप सब लोगों के लिए है।
UTID कार्ड के लिए भी AYJ में आपको वेडनेसडे के दिन ये उपलब्ध किया जाता है। UTID कार्ड अगेन अभी कोरोना के काल में एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन। ये ऑनलाइन की सारी जो स्टेप्स हैं वो मैं अभी व्हाट्सअप करती हूँ प्रज्ञा मैम को। Huda madam, I will give you step-wise explanation of UTID card to Pradnya ma'am because I have Pradnya ma'am ka hi WhatsApp and where we have to message for the site. I will you all ask to Pradnya ma'am. I don't know who is the connecting point or Pradnya ma'am or Dave ma'am. Whoever is the connecting point, आप उनको भेज सकते हो और मैं आपको सारी जानकारी आपको दे सकती हूँ स्टेप वाइज कि आपको किस तरीके से करना है। I think this is it. Okay, thank you so much. मैम मेरा एक सवाल था आई मीन थोड़ा सा ये कि ये हैदराबाद में जो ट्रेनिंग है it is carpentry, electrician, it all goes for boys only. I mean, yeah, it is only for the boys. Yes. It is only for the boys because boarding facility and all that facility है ना, तो ऐसे इंडिया में गर्ल्स के लिए कुछ नहीं, क्योंकि गर्ल्स भी अभी काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा करती है। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए बहुत पीछे है पेरेंट्स भी, तो ऐसे गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए। I agree. वो सिर्फ बॉयज के लिए है। एक्सट्रीमली सॉरी कि जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं बट वो सिर्फ बॉयज के लिए है। आई टोटली एग्री। बट AYJ में जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज है, एनिमेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जितने भी कोर्सेज हैं, दैट इज फ्री फॉर ऑल, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, दैट इज फ्री फॉर ऑल। विथ रिगार्ड टू फीमेल्स के लिए कहाँ पे प्री वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल कोर्सेज चलती हैं, I'll just find it out and I'll send you a message. Please, ma'am. I think साउथ में है, चेन्नई में कोर्सेज चलते हैं, लता राजेंद्रन मैम के यहाँ पे भी कोर्सेज चलते हैं। Give me some time, I will just check it and I'll send you for sure. कि जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। Yes, I want that only. One more एक था, इस द्वारा इम्प्लांट तो बहुत अच्छे, पहली नजर में गम गया। अच्छा, बहुत अच्छा। खतीजा प्लीज वीडियो ऑडियो ऑफ कीजिए। सॉरी मैम, सॉरी। ये एक था कि जो कॉर्ड का इशू ना हमेशा बच्चों के साथ रहता है, इट कॉस्ट ट्रेमेंडस 3000 तक वगैरह कॉस्ट है ये, तो इसके लिए कुछ है कंसेशन या फिर ऐसे सी अगर वारंटी पीरियड और में वो कॉर्ड ऐसे जाता है ना कि मैम फिर 6 महीने पेरेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सो इतना कॉर्ड का इशू है, लाइक इफ आई हैव टू टेल यू माय इश्यूज, लाइक मेरे पास तो पेरेंट्स आते हैं कि स्पीच प्रोसेसर ही खराब हो जाता है वो, और एक साल के अंदर ही स्पीच प्रोसेसर खराब। तो आई अंडरस्टैंड, बट समझो अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देयर इज एन इशू विद द पेरेंट्स, तो वो लोग फिर भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं अलिया वर्जन को। तो अलिया वर्जन वो जो कंपनी है उनको बोल के थोड़ा और कंसेशनल रेट में करवा के देते। प्लीज मैम, ये होना चाहिए क्योंकि एक नहीं ऐसा होता है। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर डायरेक्टर डॉक्टर सुनी मैथ्यू मैडम, उनसे, और जो एडिप के जो 2 मेन इंचार्ज हैं, डॉक्टर अपर्णा नंदुरकर मैम जो सर्जरी इंचार्ज हैं, और रवली मैडम जो पोस्ट रिहैबिलिटेशन के इंचार्ज हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और वो भी आपको बता सकते हैं कि डोनर्स कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। और AYJ खुद वो कंपनी को लेटर लिख के कंसेशन रेट में देता है। अभी कोरोना के काल में तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने खुद ने देखे हैं कि सर्जरी हुआ, सब कुछ हुआ, पेरेंट्स बच्चे को गांव लेके गए हैं, तो वहाँ पे साइड में और बच्चा खेल रहा है सब कुछ, तो बैटरी गई, प्रोसेसर गया, सब गया। So that is the basic issue अब इस कोरोना के काल में, बिकॉज टीचर के साथ तो है नहीं एंड पेरेंट्स को भी सब कुछ CI के बारे में आता है, ऐसा नहीं है। सो पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इश्यूज आपको रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं, हियरिंग एड या एजुकेशन या कोई भी, प्लीज़ अपनी टीचर को कांटेक्ट करें। सीधा कॉकलियर इम्प्लांट को निकाल के साइड में मत रखिए और अलग से उसको बॉक्स में बिल्कुल पैक, जैसे वो जेवर है ज्वेलरी की तरह अलग से पैक करके रख दिया, प्लीज़ ऐसे मत रखिए। अपने प्लीज़ टीचर्स से बात कीजिए कि बैटरी निकालना है, कैसे लगाना है, जो पूरी प्रक्रिया है वो समझिए। ओके, सो टू ऑल दी
या उसके पहले एक सेकेंड ना, सडनली पॉप अप इन द चैट बॉक्स। आई विल सेंड यू द फुल ब्रोशर हुड्डा जी, आपको पूरा ब्रोशर मैं भेजती हूँ AYJ के कि कितने कोर्सेज हैं। यूजुअली जून में एडमिशन्स होते हैं और वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता के कोर्सेज हैं। सो आई विल सेंड यू द होल ब्रोशर ऑफ द कोर्सेज। ओके, give me just 5 after this session only I will send everything to Pradnya madam. मैम मेरा okay, all the computer courses or whatever courses जो भी हम चलाते हैं for मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एडिप वाले बच्चों के लिए, हाँ जैसे एडिप वाले बच्चों के लिए जो प्रोसेसर है उसके लिए कंसेशन कुछ मिलता है, जैसे हम लोग एडिप में नहीं है, अगर हमारे बच्चों का मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कुछ हम लोगों के लिए कुछ है स्कीम? मतलब आपने कॉकलियर इम्प्लांट AYJ से नहीं कराया है? नहीं, एडिप में नहीं है हमारा, तो जैसे हम लोगों के लिए कुछ है? नहीं, अच्छा, मतलब जैसे आपने बोला कि एडिप वाले बच्चों के लिए अगर उनका प्रोसेसर डाउट बिकॉज जो भी AYJ, हाँ आप प्रोसेसर वगैरह अगर कुछ खराब होता है तो आप बोलते हैं ना कि एडिप की स्कीम है ना मैडम, एडिप जो 2014 के हैं। हाँ ओके मैम, तो उनके लिए है कि आप अगर हाँ, थोड़ा सा एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो डोनर्स की लिस्ट भी देते हैं और कंसेशंस भी देते हैं। तो वही मैं पूछ रही हूँ, हम लोगों के लिए ऐसा कुछ है क्या? हम लोगों का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ बच्चों के लिए, एडिप में नहीं हुआ, तो वैसा मैं पूछ रही हूँ कुछ है क्या हम लोगों के लिए? जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं है, बट फिर भी चाहिए तो आई विल इंक्वायर एंड गेट बैक टू यू। ओके मैम, कौन वही पूछ रहा था? शबीना मैडम, आई डोंट नो कौन पूछ रहा था, तो आई जस्ट शिप्रा, हाँ शिप्रा मैडम, आई विल गेट बैक टू यू कि अगर कॉकलियर इम्प्लांट कहीं और से कराया है तो अगर कुछ कंसेशन या फैसिलिटीज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, या फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। श्योर आई विल गेट बैक टू यू। तो 3-4 चीजें हैं जो मुझे पता है कि अभी कंसेशन फैसिलिटीज अगर एडिप से नहीं किया है तो क्या करना है, कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में, और फीमेल्स के लिए खासकर बोर्डिंग और प्री वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो ये 3 चीजें यू गिव मी सम टाइम, मैं प्रज्ञा मैम को सब भेजती हूँ। With regard to UDID also, how do you do it online? That also I will send to Pradnya madam for sure. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. Ramila, ma'am. मैम आपका लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और बच्चों को अधिकार, राइट्स टू एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, हाउ टू मेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कॉकलियर इम्प्लांट, स्कॉलरशिप, जॉब फैसिलिटी, इनकम टैक्स रिलैक्सेशन, और जो डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन, किरण हेल्पलाइन, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से हमें जानकारी दी है। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी पालकों का आपने बहुत ही अच्छे से उनके फ्यूचर के लिए आपने मार्गदर्शन किया है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।